है। ठीक है, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। चलो हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा आज इनविटेशन टू ऑफर। पॉइंट नंबर 9 हमने ऑफर के प्रीवियसली जितने भी रूल्स थे वो पढ़ लिए थे और हम पढ़ रहे हैं इनविटेशन टू ऑफर। देखो, इनविटेशन टू ऑफर जो होता है वो ऑफर देने से एकदम अलग होता है। ऑफर में एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देता है और एक्सेप्टर को ये पता होता है कि मुझे इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो एक्सेप्टर इसके लिए यस भी कर सकता है और एक्सेप्टर इसके लिए नो भी कर सकता है। ये सब किस पे डिपेंड करता है? एक्सेप्टर पर। एक्सेप्टर चाहे तो यस भी कर सकता है और नो भी कर सकता है। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर एक अलग टर्मिनोलॉजी है, ITO। उसमें क्या होता है, एक बंदा अपनी दुकानदारी सजा के बैठा है और इनवाइट कर रहा है। क्या कर रहा है? आपको इनवाइट कर रहा है कि आप आओ और उसे ऑफर दो आगे रहकर। किसी तरह की शॉप में, शोरूम में जो चीज़ें रखी रहती है, शोकेस में जो चीज़ें रखी रहती है, किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो चीज़ें अवेलेबल है, या जो पेम्पलेट्स है, या किसी शॉप का जो साइन बोर्ड है, वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप ऑफर दो। वो आपको ऑफर नहीं कर रहा है, इनवाइट कर रहा है। इसलिए इसे इनविटेशन टू ऑफर बोला जाता है। मतलब आप आके उन्हें आगे रहकर ऑफर दो, तो इसे बोला जाता है इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर इसमें प्लेस चेंज है, वो आपको सिर्फ इनवाइट कर रहा है। मतलब अब आप ऑफरर हो और वो क्या है, यहाँ पर एक्सेप्टर है। वो एक्सेप्ट करे नहीं करे उसके पास चॉइस है, वो सिर्फ आपको इनवाइट कर रहा है कि आप ऑफर दो। तो इनविटेशन टू ऑफर अलग होता है और ऑफर अलग होता है। ऑफर देने में हम ऑफर दे रहे हैं, जैसे एक्सेप्ट करना आपके पार्ट पर है। फिर इनविटेशन टू ऑफर में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्ट होकर हमारे पास आते हो और यस और नो करते हो, और आपकी चॉइस का मैटर है कि आप इसके लिए यस करते हो या आपकी चॉइस का मैटर है कि आप इसके लिए नो करते हो। तो इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, आप समझ गए। इनविटेशन टू ऑफर में वो आपको सिर्फ इनवाइट कर रहा है। जैसे आपने शादी में जाते हो, है ना, स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो वो सारे स्टॉल्स ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। वो आपको आगे रह के ऑफर नहीं कर रहे, सर आइए पहले सूप पीजिए फिर पानी बताशे खाइए, नहीं। उन्होंने अपने स्टॉल्स बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट कर रखे हैं। आपकी जो इच्छा आप उन्हें ऑफर करते हो इम्प्लाइडली, जैसे आपने प्लेट आगे करी कि आप ऑफर करते हो कि आप हमें ये चीज़ दे दीजिए। शॉपिंग मॉल में जाते हो तो सारी कमोडिटी सजी हुई है, आप अपनी इच्छा से, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं। अब आप ऑफर करते हो कि सर ये हमें बेच दोगे, तो पॉइंट ऑफ सेल पर उन्हें बेचना होता है तो वो यस करते हैं, उन्हें मना करना होता है तो नो करते हैं। उन्होंने आपको इनवाइट किया है, उन्होंने आपको ऑफर नहीं दिया है। इनविटेशन टू ऑफर, उन्होंने बोला है कि आप आकर आगे रहकर हमें ऑफर दो। तो ऑफर अलग होता है, इनविटेशन टू ऑफर अलग होता है। इनविटेशन टू ऑफर में हम सामने वाले को इनवाइट करते हैं कि भाई तुम आओ और हमें ऑफर दो। किसी तरह का शोरूम, वेबसाइट, पेम्पलेट्स, किसी तरह का शोकेस में रखा हुआ आर्टिकल, ये सब इनविटेशन टू ऑफर के एग्जाम्पल है। अब मैडम कुछ और चीज़ें भी होती है क्या जो ऑफर से अलग होती है? हाँ बेटा, एक इंटेंशन बताना अलग बात होता है। इंटेंशन मतलब मैंने परसों बोला कि यार मैं अपनी स्कूटी सेल करना चाहती हूँ, ये मैं ऑफर नहीं दे रही हूँ, मैं अपना सिर्फ इंटेंशन बता रही हूँ, तो ये ऑफर से अलग हो गया। दूसरा, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम आंसर टू अ क्वेश्चन। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई ये स्टाइलस कितने का है, और मैं बताती हूँ भाई ये 3000 का है, तो इसका मतलब नहीं कि मैंने आपको ऑफर किया है, मैंने सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। एक बहुत बढ़िया लीडिंग केस हुआ था बम्पर हॉल पेन का। उसमें उसने बम्पर हॉल पेन में 2 क्वेश्चन पूछे सामने वाले ने, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। आप बताओ कि इसका कैश प्राइस कितना होगा। उसने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बस सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया कि भाई ये पेन 900 रुपये का है सपोज। अब वो पीछे ही पड़ गया कि सर कल आपने ऑफर दिया था तो आप पेन बेचो। उसने बोला भाई मैंने तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, मैंने सिर्फ प्राइस आपको कोट किया था, और केवल प्राइस की इन्फॉर्मेशन देना ऑफर नहीं है। ये प्राइस पॉइंट नंबर 2 खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 3 है स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। वही फिर से रिपीट है, इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस। ये मैंने आपको पहले ही समझाया कि हम जैसे किसी से बात करते हैं कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरा ये बिजनेस है, ये बिजनेस पूरा है, अगर ये बिजनेस में तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना, है ना। ये सारा बिजनेस मैं कर रहा हूँ। अब आपने उसका बिजनेस देखा करा ये वो,
पूरा देखा कि हाँ अच्छे से चल रहा है ये वो, कोई बंदा इंटरेस्टेड हो तो बताना, मैं उससे सिर्फ एक जनरल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, उसे नहीं बोल रही हूँ कि क्या तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो। मैंने सिर्फ अपनी बिजनेस की एक विजिट करा दी, अब उसकी इच्छा हुई तो वो आगे रहकर मुझे ऑफर करेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए हमने अपनी चीज़ें सजा दी है, आप आगे रहकर ऑफर करो। तुम्हें पता है बिजनेस मेला लगते हैं अलग अलग तरह के, उसमें चीज़ें सजा के रख दी जाती है। अब आपकी इच्छा हो तो आप ऑफर करो कि सर ये बिज़नेस करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मेरे साथ बिजनेस करेंगे क्या? ठीक है, वो आपको ऑफर नहीं दे रहा है, बस ऑफर करने के लिए आपको इनवाइट कर रहा है। ऐसे ही ऑक्शन सेल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, when goods are sold through auction, the auctioneer does not contract with anyone who attends the sale. The auction is only an advertisement to sell, but the time are not put for sale. Though person who have come to the auction may have the intention to purchase, similar decision was given in the case of Harry versus Nickerson. मतलब इसमें यही बोला गया था कि भाई आप खर्चा करके हमारे यहाँ तक आए और कभी हमने ऑक्शन सेल कैंसिल कर दिया, तो हाँ आप पर केस नहीं कर सकते हो कि पहले ऑफर देते हो फिर कैंसिल कर देते हो। ये इनविटेशन टू ऑफर है, हमने चीज़ें सजा कर रखी थी, आप हमें ऑफर देने के लिए आए, जिसे एक्सेप्ट करना है या चीज़ें ना बेचना हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हेरी वर्सेस निकर्सन। ऐसे ही प्रोस्पेक्टस भी इनविटेशन टू ऑफर है बेटा, जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है ना, जो लोगों को इनवाइट करता है फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब वो शेयर्स को अगर बेचना चाहते हैं मार्केट में तो वो इनवाइट करते हैं। अब उन्होंने इनवाइट करा और आपने एप्लीकेशन दी, लेकिन शेयर्स अलॉट करना या ना करना कंपनी की चॉइस है, वो आपको सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं, एक्सेप्टर वही हैं। आप ऑफर दोगे अप्लाइड करके शेयर्स, उन्होंने शेयर्स नहीं दिए तो यू कैन नॉट sue ऑन द कंपनी फॉर नॉन सेलिंग ऑफ द शेयर्स। अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, अगेन रिपीटेशन, केवल प्राइस बताना ऑफर नहीं। फिर इसमें डिफरेंस है जो आपके लिए होमवर्क में दे रही हूँ, आप इसको घर पे पढ़कर एक बार फिर से समझना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्टेंस, बहुत ईजी है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है आपको सामने वाले ने ऑफर दिया, आपने अपनी विलिंगनेस बताई, अपनी असेंट दी, तो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। आपने प्रपोजल के लिए यस बोल दिया तो माना जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, और एक्सेप्ट होने के बाद वो बन जाएगा आपका एग्रीमेंट। लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, बीच का पैराग्राफ आप बिल्कुल अवॉइड कर देना, बिल्कुल मत पढ़ के जाना, आप पढ़ना लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस से। फर्स्ट रूल है एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। ठीक है, एक्सेप्टेंस केवल वही व्यक्ति देगा जिसे ऑफर दिया गया है, कोई और व्यक्ति इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर याद रखना, मैंने आपको स्पेशली ऑफर दिया तो मैं एक्सेप्टेंस भी आपसे ही चाहती हूँ, कोई और उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। एक केस था बोल्टन वर्सेस जोन्स का, 1857 का ये लीडिंग केस है। बोल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहर्स्ट जोन्स, हु मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बी कर देते हैं, B1 है ना। तो उसने बोला था कि भाई कुछ गुड्स सप्लाई करना है। जोन्स हु वाज ब्रोकलहर्स्ट क्रेडिटर प्लेस इन ऑर्डर विद ब्रोकलहर्स्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्टन गुड्स। बोल्टन सप्लाई द गुड्स इवन दो द ऑर्डर वॉज नॉट इन हिज नेम। भैया जब हमने ऑर्डर ब्रोकलहर्स्ट को दिया था, ऑफर उसको किया था, तो एक्सेप्ट भी उसको करना था। बोल्टन बीच में कहाँ से आ गया? तो जोन्स रिफ्यूज टू पे बोल्टन। जोन्स बोल रहा है मैं तुम्हें क्यों दूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रोकलहर्स्ट के साथ था, तो मैं उससे ही अपना अमाउंट दूंगा। तो जिसे ऑफर दिया गया एक्सेप्ट भी वही करेगा, तीसरा पर्सन थोड़ा ना कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा, एक्सेप्टेंस जो होती है वो शर्त के बिना होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए मतलब अनक्वालिफाइड, शर्त रहित। एक्सेप्टेंस कभी भी शर्त के साथ नहीं हो सकती। देखो ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर के साथ कंडीशनल हो सकता है। जैसे ए ने बी को ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया भैया ए ने बी को, कि वो अपना हाउस सेल करना चाहता है, और शर्त लगा दी कि भैया मैं अपना घर सेल तो कर रहा हूँ पर मुझे पूरा पेमेंट कैश में चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
तो ऑफरर कंडीशन लगा सकता है, पर जो एक्सेप्टर है वो कभी भी कंडीशन नहीं लगा सकता है। अगर एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड हो गई, क्वालिफाइड मतलब इसके साथ अगर शर्त लग गई तो वो एक्सेप्टेंस है ही नहीं। एक्चुअली में वो क्या है? एक्चुअली में वो है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मतलब काउंटर ऑफर। आपने तो ऑफर को काउंटर कर दिया, तो ये एक्सेप्टेंस है ही नहीं, बल्कि उल्टा ये तो काउंटर ऑफर है, ये ऑफर पर ही खत्म हो जाएगा। आपने ऑफर को ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस नेवर एवर बी क्वालिफाइड, वो हमेशा हमेशा अनकंडीशनल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सेप्टेंस मस्ट बी, भैया एक्सेप्टेंस दे रहे हो, कम्युनिकेट तो कर दो। मन ही मन में सोच रहे हो कि एक्सेप्टेंस हो गई है, नहीं, आपको ऑफरर को प्रॉपरली जाकर कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमने एक्सेप्टेंस दे दी है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का ये लीडिंग केस है। इस केस में क्या हुआ था कि एक एक्सेप्टेंस थी और वो एक्सेप्टेंस का लेटर जो था वो ड्रॉअर में रखा रह गया और ऑफरर को पता नहीं पड़ा। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, ये भी केस है। ड्रॉअर में आप लेटर रख दोगे तो उसे प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ऑफरर को कम्युनिकेट ही नहीं हुई है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, मतलब जैसा बोला गया है काइंडली आप उसी तरीके से एक्सेप्टेंस दो। जैसे मैंने आपको बोला, ऑफर दिया कि मैं आपको घर बेचना चाहती हूँ, अगर आपकी एक्सेप्टेंस हो तो आप 3 दिन के अंदर अंदर मुझे टोकन मनी दे देना, वो भी कैश में। तो मैंने आपसे एक्सेप्टेंस कैश में डिमांड की है और आप कैश की जगह चेक ले आते हो, तो उसे प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड मोड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा और आपकी तरफ से जो एक्सेप्टेंस हुई है उसे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। टाइम, एक्सेप्टेंस उसी टाइम में होनी चाहिए जो ऑफरर ने बताई, या फिर अगर नहीं बताई हो तो रीजनेबल टाइम। जैसे ए ने बी को बोला कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, अगर तुम्हें खरीदना हो तो तुम मुझे आकर कम्युनिकेट करना। अब बताओ, अगर उसने टाइम नहीं बताया तो क्या करे? वो 15-20 साल इंतजार करे? नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता इंतजार करेगा और फिर किसी दूसरे को ऑफर कर देगा। तो एक रीजनेबल टाइम होता है। रीजनेबल टाइम मतलब डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। उस पर डिपेंड करेगा कि हर केस में रीजनेबल टाइम की डेफिनेशन या प्लॉट जनरल सेंस ऑफ थ्योरी से अलग अलग हो सकता है। मियर साइलेंस, केवल चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है। द एक्सेप्टेंस एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी or his failure to answer unless the offeree has any previous conduct indicate that his silence is evidences to acceptance। चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं है, पर चुप रहना तब एक्सेप्टेंस माना जाएगा जब ऑफरर ने खुद आगे रहकर बोल दिया हो कि भैया तू एक काम कर कि अगर तू 3 दिन में आंसर नहीं देता है, 3 दिन में आंसर नहीं देता है या तू चुप रहता है तो मैं मान लूंगा कि तेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है ना, इंडिकेट कर देता है कि तुम्हारा साइलेंस में एक्सेप्टेंस की तरह मान लूंगा, तो बात अलग है। अदरवाइज आपका चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, मतलब आप इम्प्लाइडली भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो ना यार, बोल के देना जरूरी नहीं है। जैसे आपको कहीं कोचिंग ज्वाइन करना है और आपने सामने वाले के सामने फीस रख दी, तो एक तरीके से आपने इम्प्लाइडली क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। आप चाहते हो कि वो ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप यहाँ कोचिंग पढ़ना चाहते हो, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, उसको हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज जितना आपको पढ़ाया वो आपको आई होप पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।